नमस्कार विद्यार्थियों, बीए पाठ द्वितीय प्रथम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है, प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में हम पढ़ते हैं मेजर वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन यानी विश्व की प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं। और पिछले कुछ व्याख्यानों के अंतर्गत हमने अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ाई की थी। और जैसा कि आप सबको विदित है कि अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है। इसे दो चार कक्षाओं में या दो चार व्याख्यानों से समझना संभव नहीं है। तो आज फिर जो बचा हुआ पाठ है उस संदर्भ में हम शुरू करते हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का अगला भाग। अमेरिकी राष्ट्रपति का मंत्रिमंडल। अमेरिकी संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति सरकार के विविध प्रशासकीय विभागों के प्रधान पदाधिकारियों से उन विषयों पर लिखित रूप में परामर्श ले सकता है जिनका उन विभागों के साथ संबंध है। ये जो अमेरिकी मंत्रिमंडल होता है, ये अमेरिकी राष्ट्रपति के सहयोगियों की जो टीम होती है, ये अन्य संसदात्मक शासन व्यवस्थाओं से भिन्न है। मैं आपको भारतीय संदर्भ में इसकी तुलना करके आगे बताऊंगा। अभी बात इसकी करते हैं। अमेरिका में पहली बार 1798 में कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया। अमेरिका में मार्बरी बनाम मेडिसन वाद 1803 के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने कैबिनेट शब्द को अपनी स्वीकृति प्रदान की। अमेरिकी राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल का आकार अब निरंतर बढ़ रहा है। पहले इतना नहीं था। जैसे जैसे आवश्यकताएं हुई तो विभाग जो मर्ज हो रखे थे उनको अलग किया गया और उन विभागों के सचिव अलग बनाए गए, उनके मंत्री अलग बनाए गए। तो अब अमेरिकी मंत्रिमंडल का निरंतर डे बाय डे विस्तार हो रहा है। राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल में जो प्रारंभिक तौर की अगर बात करें तो 4 विभाग प्रमुख थे। अब तो खैर काफ़ी विभाग हो गए और उप विभाग भी हो गए, लेकिन प्रारंभ में ये 4 विभाग, और आज भी इन 4 विभागों का महत्व अधिक है। पहला विदेश विभाग, वित्त विभाग, युद्ध विभाग और चौथा है न्याय विभाग। वर्तमान में राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति के अतिरिक्त 15 विभागों के सचिव से अपने मंत्रिमंडल की रचना की है। देखिए, अपने यहाँ भारत में जो विभागीय प्रमुख होते हैं उनको मंत्री कहा जाता है, लेकिन अमेरिका में जो विभागीय प्रमुख होते हैं उनको सचिव कहा जाता है। वहाँ जो विभागों के अध्यक्ष होते हैं उन्हें मंत्री नहीं कहते, उन्हें सचिव कहते हैं। और इसमें भी जैसे न्याय विभाग का अगर कोई अध्यक्ष है तो उसे अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। अपने यहाँ चाहे न्याय विभाग का भी कोई अध्यक्ष है, विभागाध्यक्ष है, तो उसे हम विधि मंत्री, कानून मंत्री बोलते हैं, लेकिन वहाँ इसे अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। और वहाँ मंत्री शब्द का प्रयोग सामूहिक संदर्भ में नहीं होता, वहाँ सचिव शब्द का प्रयोग होता है। और ये निजी होते हैं राष्ट्रपति के। क्यों? क्योंकि वहाँ अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है और इनकी नियुक्ति करने में राष्ट्रपति स्वतंत्र है। राष्ट्रपति चाहे किसी भी व्यक्ति को, जो अनुभवी व्यक्ति हो, किसी विशेष विषय का जानकार हो और वो देश के किसी भी भाग में निवास कर रहा हो, तो वह उसको सचिव बनने के लिए आमंत्रित कर सकता है। अमेरिका में विभागीय सचिव की नियुक्ति राष्ट्रपति सीनेट के अनुमोदन के आधार पर करता है। कोई भी अगर विभागीय सचिव नियुक्त किया जाएगा तो ये जरूर है कि उसमें सीनेट की सहमति लेना आवश्यक है, लेकिन उस व्यक्ति को सचिव के लिए आमंत्रित करने का जो प्रोसेस है वो राष्ट्रपति की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। हाँ, बाद में उसे सीनेट की सहमति के लिए, अनुमोदन के लिए भेजा जाता है, लेकिन वो मिल जाता है उसको अनुमोदन, क्योंकि उसमें वही होता है जो राष्ट्रपति चाहता है लगभग। यदि सीनेट अपने उपस्थित सदस्यों के बहुमत से उन नामों को स्वीकार कर ले
तो यह नियुक्तियां वैध हो जाती है, यानी सीनेट का स्वीकृत करना आवश्यक है। लेकिन सामान्यतया सीनेट राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए सचिवों की नियुक्ति को अपनी स्वीकृति प्रदान कर देती है, मतलब उसमें किसी प्रकार का व्यवधान या किसी प्रकार का रोड़ा अटकाने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि ये सामान्य सा प्रोसेस है कि राष्ट्रपति अपनी स्वतंत्र टीम नियुक्त करने में वो पूर्णतः स्वतंत्र होता है, और वह किसी भी व्यक्ति विशेष को, चाहे जैसे मान लो कोई जो कानूनी मामलों का जानकार हो तो उसे न्याय विभाग में नियुक्त कर देगा, कोई युद्ध संबंधी या विदेश संबंधी विषयों का जानकार हो तो उसे युद्ध विभाग का या विदेश विभाग का सचिव बना दिया जाएगा, या कोई मान लो वित्तीय मामलों का विशेष जानकार हो तो उसे वित्त सचिव बना दिया जाएगा। इस प्रकार राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति कर देता है। अमेरिकी राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल के चुनाव में स्वतंत्र हैं। वह सामान्यतः मैंने आपको कहा ना कि अमेरिकी राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल यानी अपने सचिवों की नियुक्ति में स्वतंत्र होता है, लेकिन फिर भी उसे निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होता है, यानी स्वतंत्र तो हैं, लेकिन जैसा कि किसी राष्ट्र की परंपरा होती है, किसी राष्ट्र का आंतरिक जो एक स्ट्रक्चर होता है, जिसे इंटरनल स्ट्रक्चर या इंटरनल पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होता है, उसको हर राष्ट्रपति को फॉलो करना होता है, और उसी के तहत उसको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है सचिवों की नियुक्ति करते समय। पहला है, राष्ट्रपति अपने दलीय मित्रों और समर्थकों को प्रसन्न करने के लिए उनमें से कुछ सदस्यों को सचिव नियुक्त कर सकता है। दलीय मित्रों को भी, जैसे मान लो सामान्यतः क्या होता है कि राष्ट्रपति जरूरी नहीं कि अपने दल के व्यक्तियों को ही सचिव बनाए, लेकिन वह अपने समर्थकों को, जो कोई विशेष विशेषज्ञ हो या कोई दलीय मित्र हो, उनको सचिव नियुक्त कर सकता है। दूसरा, राष्ट्रपति को कुछ बड़े प्रांतों जैसे न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया आदि में से कम एक सचिव आवश्यक रूप से चुनना होता है। और जैसे यहाँ इनको ध्यान रखना पड़ेगा राष्ट्रपति को कि जो बड़े प्रांत हैं, या यूँ कह दीजिए कि वो ऑलमोस्ट ये देखता है कि लगभग सब बड़े प्रांतों को प्रतिनिधित्व मिल जाना चाहिए। अब जैसे अपन भारत की बात करें तो जैसे भारत में जब भी मंत्री परिषद का गठन होता है तो सामान्यतः ये देखा जाता है कि भारत के सब क्षेत्रों को उचित प्रतिनिधित्व मिल जाना चाहिए, और उस बात का ध्यान रखा जाता है मंत्री परिषद का गठन करते समय। और अपने यहाँ तो जातियों का, धर्मों का, इवन महिला पुरुष के अनुपात का सबका ध्यान रखना होता है और रखा जाता है। राष्ट्रपति को अपने विभागीय सचिवों की नियुक्ति करते समय उनकी योग्यता, ज्ञान, दक्षता आदि का भी ध्यान रखना होता है। ये जरूर आवश्यक बात है कि राष्ट्रपति स्वतंत्र तो हैं अपने सचिवों की नियुक्ति में, लेकिन ऐसा नहीं कि वो किसी भी रास्ते चलते व्यक्ति को, मनचाहे व्यक्ति को नियुक्त कर दे, क्योंकि उनमें एक विशेष क्वालिटी होनी चाहिए, उनमें एक विशेष योग्यता होनी चाहिए, उनमें दक्षता होनी चाहिए, उनमें किसी विशेष प्रकार का या किसी विशेष विभागीय ज्ञान का कौशल होना चाहिए, तो उनको नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी। राष्ट्रपति को विभागीय सचिवों की नियुक्ति करते समय क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व एवं जातीय प्रतिनिधित्व को भी ध्यान में रखना होता है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, भारत में तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता है, लेकिन अमेरिका के संदर्भ में भी ये बात तय है कि वहाँ क्षेत्रीय जो संतुलन है उसको साथ लेकर चलना होता है कि भाई लगभग सब क्षेत्रों से सचिव आए। ऐसा नहीं कि केवल न्यूयॉर्क प्रांत से ही सारे सचिव बना दिए जाएंगे, या केवल वाशिंगटन से ही, या केवल पेंसिल्वेनिया से ही बना दिया जाएंगे, ऐसा नहीं होता। वहाँ या कैलिफोर्निया से ही बना दिया जाएगा, वहाँ सब क्षेत्रों का ध्यान रखा जाता है कि सीमित अनुपात में सबको प्रतिनिधित्व मिल जाना चाहिए, और भारत में भी होता है ऐसा। अमेरिकी राष्ट्रपति चाहे तो विपक्ष के योग्य व्यक्ति को भी सचिव बना सकता है। अब ये बात आप देखिए, ये सामान्यतः भारत में देखने को नहीं मिलती, कि कभी आपने नहीं देखा होगा कि मान लीजिए कांग्रेस की सरकार और बीजेपी पार्टी से कोई जीत कर आया है, उस व्यक्ति को मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया हो, या मान लो बीजेपी की सरकार और कांग्रेस पार्टी से कोई व्यक्ति जीत कर आया है, उसको मंत्री परिषद में शामिल किया गया हो। ऐसा भारत में देखने को अमूमन नहीं मिलता, लेकिन अमेरिकी संदर्भ में ये बात तय है कि राष्ट्रपति चाहे तो किसी योग्य विपक्षी पार्टी के व्यक्ति को भी अपने सचिवों में नियुक्त कर सकता है।
अमेरिकी मंत्रिमंडल की स्थिति। अमेरिकी मंत्रिमंडल का अस्तित्व परंपरागत है। एक बात बिल्कुल परंपरागत है, यह संविधान का शिशु नहीं है। ब्रोगन कहते हैं कि राष्ट्रपति अपने विभागों के प्रधानों का स्वामी होता है, अपने विभागीय प्रधानों का स्वामी जरूर होता है लेकिन फिर भी उस पर कई प्रकार के दूसरे प्रतिबंध हैं जो सामान्यतः ब्रिटिश और भारतीय संदर्भ से अलग है। लॉर्ड ब्राइस कहते हैं कि अमेरिकी मंत्रिमंडल ब्रिटिश मंत्रिमंडल के समान नहीं होकर किसी रोम के सम्राट के मंत्रिमंडल के समान होता है। जैसे राजतंत्र में भी मंत्री हुआ करते थे, लेकिन वे राजा की इच्छा से, राजा की मर्जी से हुआ करते थे। जैसे अकबर के काल में आपने देखा होगा, अकबर के नवरत्न हुए, और अकबर ने वो नवरत्न कोई कोई चापलूसी से या कोई यूं ही नहीं बना दिए। वे लोग थे जो किसी क्षेत्र विशेष में ख्याति प्राप्त थे और वो किसी कला में पारंगत थे। उन लोगों को अकबर ने सारे देश में से चयन करके अपने नवरत्नों में शामिल किया। तो यहाँ भी ये बात लागू है कि अमेरिकी राष्ट्रपति संपूर्ण देश में से योग्य लोगों की एक टीम बनाता है और उसे मंत्रिमंडल नाम दिया गया है, बट बाकी उनको सचिव कहा जाता है। लेकिन ये लगता ऐसे है जाने कोई रोम के सम्राट का मंत्रिमंडल है, क्योंकि ये सब होते आखिरकार राष्ट्रपति के अधीन है। यानी राष्ट्रपति के ये एक तरह से समर्थक होते हैं, राष्ट्रपति के एक तरह से सपोर्टेबल के रूप में काम करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति एवं मंत्रिमंडल में संबंध। अमेरिकी राष्ट्रपति एवं मंत्रिमंडल में संबंध, अब इसमें क्या संबंध हो सकता है, अब बात करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ समकक्षों में प्रथम नहीं है। जैसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री के लिए कहा जाता है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रथम होता है, यानी नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा के समान होता है। जैसे बहुत से नक्षत्र किनको बोला गया है, जो मंत्री होते हैं या मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं, उनके बीच एक चंद्रमा के समान प्रधानमंत्री को कहा गया है, यानी समकक्षों में प्रथम कहा गया है, यानी एक टीम का लीडर बताया गया है। लेकिन अमेरिका के संदर्भ में ये बात नहीं है, यह वह पूर्णतया उनका स्वामी होता है। वह ऐसा नहीं कि समकक्षों में प्रथम, वह पूर्णतया उनका स्वामी होता है अमेरिकी राष्ट्रपति। अमेरिकी मंत्रिमंडल के सदस्य राष्ट्रपति के अनुचर, निजी सहायक या सचिव मात्र होते हैं। उनके परामर्श को मानना या न मानना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। हाँ, परामर्श जरूर देते हैं, लेकिन उस परामर्श को मानना या नहीं मानना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। वह मंत्रिमंडल के सामूहिक निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। चाहे सारे मंत्री एक तरफ हो, राष्ट्रपति अकेला एक तरफ हो, तो भी उस सामूहिक निर्णय को मानने के लिए भी राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति एवं मंत्रिमंडल का संबंध राष्ट्रपति के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है। अच्छा, ये बात सब जगह लागू है। हर देश, किसी भी देश में आप देख लीजिए, किसी भी चाहे भारत के संदर्भ में देख लीजिए, चाहे ब्रिटेन के संदर्भ में देख लीजिए, या फ्रांस या चीन के संदर्भ में देख लीजिए, अगर जैसा व्यक्तित्व वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा, उसकी मंत्रिपरिषद उसी अनुसार होगी। मान लीजिए, यदि राष्ट्रपति शक्तिशाली हुए, राष्ट्रपति सूझबूझ वाले हुए, तो सामान्यतः मंत्रिमंडल दुर्बल होता है, और यदि राष्ट्रपति दुर्बल हुए या उनमें सूझबूझ का अभाव हुआ, तो सामान्यतया मंत्रिमंडल अधिक शक्तिशाली होता है। तो ये बात सब जगह लागू है। ये बात अपनी संस्थाओं में भी लागू होती है कि मान लीजिए कि अपने कॉलेजों में जो प्रिंसिपल होते हैं वो सूझबूझ वाले हैं, तो सारा स्टाफ बिल्कुल उसका अनुचर होता है, उनके आदेशों का पालन करता है। और जहां सूझबूझ विहीन प्राचार्य होते हैं, तो वहां फिर वो सबऑर्डिनेट स्टाफ हावी हो जाता है। ये बात सब जगह लागू है। तो ये आज के इस व्याख्यान में हमने इतना ही देखेंगे। आप सभी को धन्यवाद। इससे आगे की बात हम अगले व्याख्यान में करेंगे।